हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे सीडीपी की श्रृंखला चल रही है, उसी क्रम में पहला क्वेश्चन, अधिगम में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। मतलब निम्न में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं व्यापक समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिए, शारीरिक दंड बच्चों को देना नहीं है और मतलब किसी बच्चे को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करनी, तो इन दोनों को तो हम पहले हटा देंगे। अब संवेगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सहयोगात्मक, ठीक है, तो बच्चों को सहयोग के माध्यम से, बिल्कुल अच्छी सही बात है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो इस प्रकार हमारे 2 और 3 सही हो जाएंगे। तो 2 और 3 किस में है? तीसरे वाले में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके, मतलब एक व्याख्या दे सक करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो जटिल अवधारणाओं को बच्चे की एक शिक्षक अन्वेषण और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके करा सकता है, जैसे मान ली खोजबीन के माध्यम से और उनसे उस विषय पे चर्चा करके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो ऑप्शन काफ़ी हद तक ठीक है। आइए पहले नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, नहीं ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। केवल प्रक्रियात्मक, देखिए केवल आ गया, इसको हटा ही देंगे। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उसे दंडित भी नहीं करना है। तो ऑप्शन ए पढ़िए। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब कोई चीज़ देगी उसके प्रति अनुमान लगाने के लिए, मतलब बच्चा कहाँ तक पहुँच पा रहा है उसका अनुमान लगा के, उसी पर आधारित उसे विचार मंथन करके। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। मतलब द्वितीयक समाजीकरण का। मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। तो बच्चे का द्वितीयक कौन होता है? विद्यालय एवं मीडिया। क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं मीडिया, क्योंकि बच्चा पहले घर पे ही खेलता है। अगर प्राथमिक पूछता तो परिवार एवं पास पड़ोस हो जाता, लेकिन हमें द्वितीयक पूछा है तो विद्यालय एवं मीडिया। निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो हमारा शारीरिक विकास घटित होता है तो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में, और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसमें होता है हमारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो भाई देखिए, यही हमारा आंसर हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। भाई विकास सार्वभौमिक ये बात तो सत्य है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? और उसमें नहीं पूछा तो कौन सा नहीं है। अगर इसमें होता प्रभावित करते हैं तो सही है, नहीं है मतलब संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते, तो यही हमारा गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। भाई जो सांस्कृतिक पर्याप्त वातावरण है वो बच्चे के विकास को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। जहाँ बच्चा रहेगा उस प्रकार की संस्कृति सीखेगा। तो विकास जीवन पर्यंत है, तो है हमारा सिद्धांत है।
बढ़ते हैं, बिल्कुल है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल। तो जो नहीं है वही हमारा ऑप्शन है, इसलिए छठे का पहला हो जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पत्ती, जन्मजात विशेषताएं, या पर्यावरण प्रभाव। देखिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की जटिल व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो व्यक्तिक विभिन्नताओं आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक जटिल क्रिया है। विभिन्नता की बात कर रहा है ना, व्यक्तिक विभिन्नताओं की, तो आनुवंशिकता से और कहीं कहीं से ना वो जो उसकी व्यक्तिक विशेषता है वो उसके पर्यावरण और आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सातवें का। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? कौन सी पद्धति प्रभावशाली है जेंडर रूढ़ता एवं भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था गलत। भाई लड़कियों को अलग बैठा रहे हो, लड़कों को अलग, तो और से जेंडरवादी मतलब सोच बढ़ेगी बच्चों की। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। देखिए, अगर बच्चे को हमें रूढ़िवादी सोच बदलना है तो उसे हमें उसके साथ जेंडर पक्षपात के बारे में उससे परिचर्चा करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो भाई देखिए, अब आपको पकड़ने की जरूरत है क्या कह रहा है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आंसर मिल गया ना अपना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। तो हमारे कौन हो जाएंगे भाई? लेव बाइगोस के साथ, ऑप्शन सी। भाषा, ऐसे ही क्वेश्चन पकड़ो आप भाई, अब टाइम है कम और प्रैक्टिस ज़्यादा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? किसके लिए? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए। तो आइए देखते हैं। किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। तो हो जाएगा हमारा मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के अर्जन एवं विकास सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। मध्य बाल्यावस्था से तात्पर्य है 6 से बाद की, 6 से 11 तक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग की द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था है? लॉरेंस कोल के द्वारा कौन सी एक नैतिक विकास की अवस्था है? उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो सामाजिक अनुबंध ये किसकी है? नैतिक विकास संबंधित है और लॉरेंस कोलबर्ग की है। जो बच्चा इसमें सामाजिक अनुबंधन के अनुरूप काम करने लगता है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। एक किसका उदाहरण है? भाई देखो, अगर टीचर लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे या लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दे, तो ये पूरा उदाहरण एक किसका है? तो ये उदाहरण है हमारा जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात। तो क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात। भाई जेंडर पक्षपात ही तो है। अगर दोनों को समान नज़रिए से देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक के साथ भेदभाव कर रहा है, चाहे लड़की के साथ करे या लड़के के साथ, तो वो जेंडर पक्षपात कहलाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे ने कौन सी संरचना दी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन अधिगम, या अनुबंधन। तो हमारे पियाजे जी ने स्कीमा दी है। कौन सी स्कीमा? बस मतलब घटनाओं को दिमाग में बसा लेना।
जिग जां पहेली को करते हुए, मतलब कोई लड़का है, कोई भी है नाम किसी का, जिग जां पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। जिग जां पहेली है, जिग जां पहेली करते हुए, तो नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह बाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इस तरह की वार्ता को जो जो कौन, वाइगोत्स्की पूछ रहा ना, तो वाइगोत्स्की इस तरह की भाषा को क्या प्रदर्शित करते हैं? तो वाइगोत्स्की से कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। क्या करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पाठ, ढांचा, प्रबलन, अनुबंधन या मॉडलिंग। तो आपने पढ़ा होगा ना भाई को उसकी का है, तो वो कहता है पाढ़, ढांचा, ठीक है ना। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को विशेषित करता है? कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि तीसरी अवस्था है? प्रतीकात्मक खेल एवं खेल, विचारों की अनुत्क्रमणता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण या कच्चा समावेशन, आस्थगित अनुकरण या पदार्थ का स्थायित्व। तो क्या कह रहा है? तो उससे आ जाता है संरक्षण करना, अपनी वस्तुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन करना, कच्चा समायोजन करना। तो ऑप्शन 16 में का सी हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना, एक कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये काफ़ी हद तक सही है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना नहीं। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो ऑप्शन 17 में का तीसरा हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक अनिश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। तो भाई देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िए, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बिल्कुल सही बात है ना भाई। बुद्धि क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी है मतलब उसकी हर प्रकार के आयामों में काम करती है, और इसमें बहुत सारी जटिल योग्यताओं का भी है। इसमें देखिए ऑप्शन, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बच्चों की जरूरी थोड़ी जन्म समय ही निर्धारित हो जाए। और बुद्धि का मानकीकृत परीक्षण के उसे सटीक, मतलब कुछ हद तक बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इसमें कह रहा सटीक तो नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषता, मतलब बुद्धि एक ही दिशी है, मतलब इसका एक ही कारक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? आत्मकेंद्रित, सृजनात्मक, अभिसारी या अनम्य विचारक। तो भाई कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर रही है ना किसी समस्या को सॉल्व करने में, तो ये क्या हो जाएगा? सृजनात्मक विचार, मतलब अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन 19 का बी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? जो समावेशी की अवधारणा किस पर आधारित है? मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध, अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। आगे बढ़ते हैं।
व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो समावेशी शिक्षा है वो क्या है? एक अधिकार आधारित मानवतावादी और के परिप्रेक्ष्य में है। चूंकि ऑप्शन ए पढ़िए, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, तो यह ऑप्शन हमारा इसमें डी में समाहित हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता को कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा, जो वंचित समूह बच्चे हैं उनके द्वारा, जो विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम, मतलब उनकी सहभागिता कम है, तो उस माध्यम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ऑप्शन है तो काफ़ी मतलब अच्छा ही लग रहा है, सही लग रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ऐसा नहीं, इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए, बच्चों जिससे समझ में आए, जिस प्रकार से बच्चा पढ़ पाए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित कह रहा है तो गलत हो गया, तैयार नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं, कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऐसा भी नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करने चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करने चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा 22 में का। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? एक ही गति विषय कार्य को बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, पठन कैवल्य, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाही या धारा प्रवाह पढ़ने की कमी। तो पठन केवल किससे संबंधित है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। हमने देखा होगा प्राथमिक स्कूल बच्चों को एकदम रेसिटेशन मतलब तेज प्रवाह पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो यही उसकी कमी है, पठन वैकल्य। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? देखिए ऑप्शन, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग हैं, स्वतंत्र हैं या सन्निहित हैं। तो भाई संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निकट है, मतलब सन्निहित है, एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है या अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो संरचनावादी ढांचे में अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है अधिगम अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल गलत भाई, अभी देखिए पढ़ रहे हैं अभी पहले। बच्चों की इन उद्देश्यों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए द्वारा बार बार याद करने द्वारा एक ही सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों संदर्भ में एक शिक्षिका क्या नहीं, मान लो बच्चों का सिद्धांत है तो उसके माध्यम के पूछ रहा है कि, तो मतलब कोई प्रोजेक्ट टाइप का बनाया बच्चों ने, तो उसके बच्चे के अनुसार है, पूरा सहज अनुकूल है, तो एक शिक्षिका को इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके
इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, मतलब इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, बच्चों को अनुभव की प्रमुखता देना या अंतर याद करना। तो छात्र केंद्रित पूछ रहा ना, तो बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, 27 का सी। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, स्मरण याद करने की नहीं। अधिगम यंत्रवत नहीं। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। देखिए ऑप्शन में पढ़िए, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। तो बताइए कैसे लगे क्वेश्चन का, और परीक्षा बहुत आई गई है आपकी, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से करें और सारे रिवीजन जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। ये थी हमारी आज की क्लास, और ऐसे साथ बनाए रखें, सहयोग करते रहिए। जय हिंद।